हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। होपफुली आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ओके। और आज हम आपके लिए एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ओके, एचआर के पर्पज़ से, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक। ओके, तो दोस्तों अक्सर आपने पढ़ा होगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता है, एक हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसके बेसिस पे हम लोग एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसको जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता है, इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। ओके, बहुत सारी टेक्निक्स होती है, वेरियस टेक्निक्स होती है, जिसके थ्रू हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को असेस करता है। ठीक है, अप्रेज करता है। ठीक है, और जैसे वो कहते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना तरीका रहता है उसको एसेस करने का। कुछ टेक्निक्स आती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक रहती है क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक रहती है, एक रहती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एक रहती है नैरेटिव मेथड, देन ग्राफिक रेटिंग स्केल, बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल, देन रैंकिंग मेथड। तो इसके अलावा भी बहुत सारी रहती हैं। आप देखेंगे 360 डिग्री फीडबैक रहता है आपका। ठीक है। ओके, तो मतलब बहुत सारी टेक्निक रहती है, अब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन वो क्या यूज़ करता है। बट मेजरली सारी ऑर्गेनाइजेशन यही टेक्निक यूज़ करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को असेस करने के लिए। ओके, तो ईयरली अप्रेजल रहता है जनरली। ओके, किसी किसी में 6 मंथ अप्रेजल भी रहता है। और एम्प्लॉयर, ओके, उसका जो मैनेजर होता है एम्प्लॉय का, तो वो उसको कहता है अपना रिव्यू फिल करना होता है। देन वो रिव्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, उसके बेसिस पे फिर डिफाइंड होता है। तो आज हम सारी टेक्निक्स ये पढ़ने वाले हैं। ओके, और परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की क्या क्या प्रोसीजर वाइज कैसे फॉलो करते हैं वो भी हम इसमें आज कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आज हम पढ़ते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो अप्रेजल सिस्टम कैसे होता है, देखिए, सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो सबसे पहले क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेज जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव सेट करती है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो हम करने वाले हैं उसका हमारा मेजरली ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को करना है तो हम सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ओके, अगर आप विदाउट थिंकिंग या विदाउट कुछ सोचे समझे उस चीज़ को कर रहे हैं तो उसका कोई पर्पस निकल के नहीं आता है। इसलिए जनरली सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव हमारा रहने वाला है इस चीज़ को करने से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप में जो आता है दोस्तों वो है स्टेबलाइज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें क्या रहता है, सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस मीज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड तो सेट करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आप स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप किससे कंपेयर करेंगे कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इधर बेस्ट बेटर है या अच्छा है या नहीं है। तो उसके लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑलरेडी होना चाहिए। तो सबसे पहले हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इंडिविजुअल जो पोस्ट रहती है उसके लिए एक स्टेबलाइज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करती है। क्या सेट करती है दोस्तों, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसी से हमको बाद में कंपेयर करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस। ठीक है, थर्ड स्टेप आती है दोस्तों, कम्युनिकेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड टू एम्प्लॉय। अब देखिए, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तो आपने कंपनी ने सेट कर लिया, अब उसको आपको कम्युनिकेट भी करना है एम्प्लॉय को, कि एम्प्लॉय को आपको पहले से बताना होता है कि कंपनी उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, तो उनको आपको बताते हैं कि भाई ये टास्क है, ये आपको करना है। ठीक है, टास्क है ना, आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, ये अचीव करना है। ठीक है, तो वही आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हो जाता है। ठीक है, कम्युनिकेट करना। इसके बाद आता है मीजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो फोर्थ स्टेप में आया दोस्तों मीजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस मतलब जो परफॉर्मेंस एम्प्लॉय ने ओवर द पीरियड और ओवर द ईयर, या हाफ ईयरली है तो हाफ ईयर में जो भी उसने परफॉर्मेंस की है उसको मीजर करते हैं, उसने क्या क्या काम किया है। ठीक है, इसके बाद क्या करें दोस्तों, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे उससे एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होती है उसको अपन मीज़र करते हैं। ठीक है, कंपेयर करके देखते हैं कि कंपेयर उससे ज़्यादा काम किया है, उससे कम किया है, या उतना ही काम किया है, ऑन पार किया है, एट पार किया है। तो ये सब मीज़र करके चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, डिस्कस द रिपोर्ट विथ एम्प्लॉय। उसके बाद जब एक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट करते हैं, ठीक है, कंपेयर करने के बाद उस रिपोर्ट को एम्प्लॉय के साथ मैनेजर जो होता है या एम्प्लॉय का या जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है वो 1 to 1 डिस्कस करते हैं कि देखिए ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड था, आपने ये काम किया है। और ठीक है, इसमें आपको कुछ इफ एंड बट रहते हैं तो आप डिस्कस उस समय करते हैं। ठीक है,
तो डिस्कस द रिपोर्ट विद एम्प्लॉय। उसके बाद आता है टेक करेक्टिव एक्शन इफ एनी। अगर इसके बाद क्या होता है, अगर जो करेक्टिव एक्शन लेना होता है तो वो इस रिपोर्ट के बेसिस पे लिया जाता है। सपोज आप, अगर आप किसी ट्रेनिंग मतलब आपको किसी चीज़ में आप स्किल्स में लैग कर रहे हैं, आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल निकल के आया कि आपका ये वाला स्किल थोड़ा सा वीक है, तो इस रिपोर्ट के बाद ही करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। मतलब आपके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है कि आपको इस चीज़ में ट्रेनिंग करनी है, या ट्रेनिंग हम आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, या आपको ये कोर्स करना है, ठीक है, आप में इस चीज़ में थोड़ी सी गैप है तो आपको गैप एनालिसिस जो रहती है उसको फिल करना है। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे फिर जो एचआर होता है या जो मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है क्या करना है। तो आपका ये जो 7 स्टेप प्रोसीजर है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का, बहुत ही सिंपल है और यही हर ऑर्गेनाइजेशन में 99% यही फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसमें यही फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, की परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या है, क्यों करना चाहती है। उसके बाद स्टेबलाइज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड उनको सेट करना होता है कि किससे वो लोग कंपेयर, जो परफॉर्मेंस होगी एम्प्लॉय को किससे कंपेयर करना है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है, जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो एक उसको एम्प्लॉय को हमको कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो एम्प्लॉय को कम्युनिकेशन भी चला गया कि अभी एम्प्लॉय को पता है कि उसको ओवर द पीरियड क्या करना है 1 साल के, बिकॉज आपके जो जो ये जो स्टैंडर्ड होते हैं या जो आपके गोल्स और टारगेट होते हैं ये आपको ईयर स्टार्टिंग होने से पहले ही आपको बता दिया जाता है, ठीक है, सिस्टम में आ जाता है कि आपका ये टारगेट इस साल के होने वाले हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे आप ओवर द पीरियड अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो अपनी 1 साल की परफॉर्मेंस होती है उसको एक्चुअल उसको मेजर किया जाता है। फिर जो दोनों जो कंपेयर करना है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, ओके, दोनों को कंपेयर किया जाता है और उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करके डिस्कस किया जाता है। इन केस अगर कुछ गैप रहता है या गैप एनालिसिस रहती है, गैप एनालिसिस के मीडियम से उसको ट्रेनिंग या कोर्स के थ्रू उसको फुलफिल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका प्रोसेस। अब इसको जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है, और जो आपके मेजर परफॉर्मेंस, उसके लिए टेक्निक्स होती है कि कैसे डिटरमाइन करना है, वो हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स में दोस्तों देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आता है आपका क्रिटिकल इंसिडेंट। दोस्तों क्या आता है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ठीक है। क्रिटिकल इंसिडेंट क्या होता है कि मैं आपको पहले एक बार हम इंग्लिश में जो लिखा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हमको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। इसमें क्या लिखा है, इन दिस मेथड ए मैनेजर कीप्स ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू आउट द परफॉर्मेंस पीरियड, ठीक है। देयर इज ए नो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज, हैंस इट इज़ ए मेथड, ठीक है, इसीलिए इसको बोला क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि आपका जो मैनेजर होता है ना, वो क्या करता है, जब भी आपने कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होती है या आपकी परफॉर्मेंस एकदम डाउन होती है, तो कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट होते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ओवर द पीरियड जब आप काम करते हैं, तो वो एक रिटर्न रिकॉर्ड रखता है अपने पास, ठीक है, मैनेजर। या तो वो डायरी के फॉर्म में रखता है, डायरी में लिख के रखता है, या वो अपने दिमाग में रखता है, मतलब वो याद करके रखता है कि यार ये वाला क्रिटिकल फेज था और इसने, इस बंदे ने, या इस मेरे ये वाला जो एम्प्लॉय है इसने बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दिया आपने, ठीक है। तो उसके माइंड में वो पूरे साल में रहेगा कि यार ये वाला काम इसने बहुत प्यारे तरीके से किया था, यार बहुत अच्छे तरीके से किया था, ठीक है। और सिमिलरली अगर कोई काम नहीं करता है या सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देता है, तो वो क्या करता है, वो उस चीज़ को भी रिकॉर्ड करके रखता है एज ए नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव परफॉर्मेंस जो भी एम्प्लॉय की रहती है वो उसका मैनेजर उसको नोट डाउन करके रखता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट। क्रिटिकल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहता है, हर 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 इंसिडेंट को वो लोग कैप्चर नहीं करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल रहता है, जो 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 गोल्स रहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल रहते हैं, जो गोल इंडिविजुअल गोल रहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से लिंक रहते हैं, जिसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, उस इंसिडेंट को वो लोग नोट डाउन करके रखते हैं और उसके बेसिस पे वो परफॉर्मेंस में दिखाई देता है जब आप वो इवेलुएट करते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या होता है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO। आपने कई बार सुना होगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छी मेथड है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, येस इट इज़ ए वेरी गुड मेथड, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो MBO आपकी जो मेथड है परफॉर्मेंस एवेल्यूशन की, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या होता है, जो आपका एम्प्लॉय होता है और जो आपका मैनेजर होता है, दोनों बैठ के गोल्स एंड टारगेट सेट करते हैं एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। देखिए बाकी मेथड्स में क्या होता है कि परफॉर्मेंस आपको दे दी गई कि आपको इस साल ये काम करना है,
लेकिन आपसे आपसे पूछा नहीं जाता कि आप ये कर पाएंगे, आप एग्री हैं या नहीं हैं, ठीक है, बस आपको दे दिया गया और आपको करना है। अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं किया तो आपकी सफिशिएंट परफॉर्मेंस आ गई। बट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में जनरली क्या होता है कि आपका मैनेजर और आप दोनों बैठते हैं और फिर मैनेजर बताता है कि इस साल का आपका क्या क्या टारगेट या गोल्स एंड टारगेट होने वाला है। दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि सर मैं इतना कर पाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, ये कर लेता हूँ, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा ऐसा। तो एक एग्रीड पॉइंट पे एक गोल सेट, टारगेट सेट किया जाता है इस साल का, ठीक है। तो इसीलिए फॉलो किया जाता है बिकॉज क्या आपने भी एग्री किया होता है स्टार्टिंग में कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा, और फिर आपको ओवर द पीरियड आपको परफॉर्मेंस देनी होती है, और उसके बाद जब आपका फाइनली जब आपका रिव्यू होता है तब मेजर करते हैं। उस समय मैनेजर को कहने का भी रहता है कि देखिए टारगेट हम दोनों ने मिलकर सेट किया था, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि आपको ओवर टारगेट दिया गया या आपको ज़्यादा काम दिया गया, आप बिजी थे, क्योंकि टारगेट आपने भी उस समय ध्यान में रखते हुए सेट किया था, ठीक है। इसीलिए इस मेथड को काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है और बहुत ही पॉपुलर मेथड है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एक बार हम लैंग्वेज भी देख लेते हैं। द MBO मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ डेवलपिंग एम्प्लॉयज। बहुत ही डेवलपिंग एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही बेस्ट मेथड है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करती हैं, ठीक है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच मैनेजर एंड एम्प्लॉयज जॉइंटली सेट ऑब्जेक्टिव। देखिए जो मैंने आपको बताया, इस प्रोसेस में मैनेजर और एम्प्लॉय जॉइंटली सेट ऑब्जेक्टिव या जो भी गोल्स एंड टारगेट है जॉइंटली मिलकर सेट करते हैं फॉर द एम्प्लॉयज़ के लिए। पीरियडिकली इवेल्युएट परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस पीरियडिकल भी हो सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसा भी ऑर्गेनाइजेशन का होगा वो परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगा, एंड रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। और जैसे अगर आपका रिजल्ट अगर ज़्यादा आया तो ऑब्वियसली आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो बहुत ही पॉपुलर मेथड है MBO। तो दोस्तों फर्स्ट हमने पढ़ा था क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, सेकंड हमने पढ़ा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब हम दोस्तों थर्ड जो हमारा है वो है नैरेटिव मेथड, ठीक है। तो नैरेटिव मेथड दोस्तों इतनी खास मेथड नहीं है बिकॉज और बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन जो उसको फॉलो करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं। इट्स रिक्वायर ए मैनेजर टू रिटर्न स्टेटमेंट अबाउट द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। देयर ऑफन इज नो एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म यूज बट देयर कैन बी ए फॉर्म। तो इट्स लाइक आपका जो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है, इसमें उसमें बोला गया है पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को मैनेजर जो आपका ध्यान रखता है कि आपने पॉजिटिव काम कब ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, कब आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन रही है। सिमिलर वे में नैरेटिव मेथड में वैसे ही रहता है, ठीक है। तो चूंकि ऑलरेडी जो मेथड है आपकी, इसलिए इस मेथड को काफ़ी कम लोग ऑर्गेनाइजेशन लोग यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है दोस्तों, ठीक है। MBO भी काफ़ी यूज़ होती है, ये भी यूज़ होती है ग्राफिंग। इसके बाद जो आने वाली है एक दो मेथड वो भी काफ़ी यूज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल दोस्तों क्या होता है, एक बार हम लैंग्वेज देख लेते हैं। इट्स अ परफॉर्मेंस अप्रेजल चेकलिस्ट on which a manager simply rate performance on a continuum such as excellent, good, average, fair and poor, ठीक है। The continuum often includes a numerical scale, ठीक है। ये दोस्तों स्केल लिखा है, न्यूमेरिकल स्केल फॉर एग्जांपल 1 to 5। तो दोस्तों जब भी इसमें ये बोला गया है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। जनरली इसमें क्या बोला गया ग्राफिक रेटिंग स्केल में कि मान लीजिए आपको एक टास्क दिया गया कि ये टास्क है, अब उस टास्क में आपने कितना एफर्ट दिया उसके पॉइंट्स लिखे रहते हैं, ठीक है। पॉइंट्स लिखे रहते हैं या आपको एक्सीलेंट, गुड, एवरेज करके डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि इसमें क्या है। देखिए मान लीजिए आपने इस परफॉर्मेंस में एक सेकेंड मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए तो ये जो है हमारा जो हमें है ग्राफिक, ठीक है, रेटिंग स्केल, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि एक चार्ट बनाता है, ठीक है, ऐसा वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको मान ली फर्स्ट टास्क दिया गया, ठीक है। उसके बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको बोला गया कि क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है, आपने जो वो काम किया उसमें क्या क्वालिटी के साथ काम किया, ठीक है। तो फिर आएगा उसमें यहाँ पे स्केल रखेगी पुअर, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट, ठीक है। तो इसमें समटाइम्स क्या होगा, उसे तो रेटिंग भी दिया है 1 2 3 4 5 करके दिया रहे, ठीक है। यहाँ पे बिलो एवरेज भी आ सकता है, पुअर, वेरी पुअर भी आ सकता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे फिर एक एक पार्ट को चेक किया जाता है कि आपको जो काम क्वालिटी वाला किया तो उसमें आपको कितना अच्छा काम किया, हो सकता है आपको 5 मिल जाए। उसके बाद उस पे फिर टोटल करके प्लस करके फिर आपकी एवरेज रेटिंग निकाली जाती है दोस्तों।
सारे काम का ऐसे किया जाता है। मतलब ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी है बट काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। मतलब ये एक्चुअली आपने क्या काम किया उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है इसको, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वर्क, पुअर, गुड, वेरी गुड, इसमें वन टाइम भी रहता है, ठीक है। तो ये बेसिस रहता है कि आपके आपने इसमें क्या किया है। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक सेकेंड। अभी मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि हाउ इफेक्टिव इज दिस एम्प्लॉय एट मैनेजिंग द टाइम। मतलब कोई एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो वो कितना इफेक्टिव है टाइम मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो अभी उसमें क्या आएगा, इसमें आपको पॉइंट्स रहेंगे कि वेरी पुअर। वेरी पुअर का मतलब है कि वो हमेशा डेडलाइन को मिस करता है, ठीक है। फिर अगर वो डेडलाइन को मिस करता है, सारी डेडलाइन को, तो वो वेरी पुअर कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसमें लिखा है सम टाइम मिसेस डेडलाइन, मतलब कभी कभी मिस करता है, कभी नहीं करता, तो वो आएगा नीड्स इंप्रूवमेंट, मतलब सेकंड स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा एवरेज। उसमें लिखा रहेगा कि हमेशा जनरली वो क्या करता है, टाइम मैनेज कर लेता है, मतलब समहाउ वो मैनेज कर लेता है, तो वो एवरेज कैटेगरी में आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है गुड, मतलब इज अवेयर ऑफ डेडलाइन एंड एबल टू वर्क देम वेरी फेयरली वेल, मतलब अच्छे से काम वो कर लेता है, उसको पता है कि कैसे उसको मैनेज करना है, तो वो गुड कैटेगरी में आ गया, ठीक है। उसके बाद है एक्सीलेंट, तो हमेशा हमेशा वो टाइम से पहले ही काम कर लेता है, तो वो आएगा एक्सीलेंट कैटेगरी में। अब आप आपने जो डिफाइन किया, अब आप हर एम्प्लॉय को देखेंगे। मान लीजिए आपने फर्स्ट एम्प्लॉय को देखा, उसने बोला यार ये तो अच्छे, बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेता है, तो आपने उसको एक्सीलेंट दे दिया, ठीक है। सेकंड एम्प्लॉय आया, उसको बोला यार ये तो है ना हमेशा डेडलाइन को मिस करता है, लास्ट मोमेंट पे काम करता है, तो आपने बोला कि ये वाला दे दिया, तो उसको आपने दे दिया वेरी पुअर के बाद पुअर दे दिया आपने, ठीक है। तो ऐसे ही हर एम्प्लॉय का किया जाता है, ठीक है। हर एक काम के पीछे काम, हर एक जो इसका टास्क है, गोल है, उस पर करके और फिर उसको डिटरमाइन किया था, उसके बेसिस पे उसकी रैंकिंग निकाली जाती है और अप्रेजल दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा ग्राफिंग रेटिंग स्केल। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और हमारी जो इम्पोर्टेंट है टेक्निक है, वो है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ठीक है। तो ये आपकी बिहेवियरली, जैसे आपने वर्ड देखा, देखिए ये भी रेटिंग स्केल है, तो सिमिलर टू ग्राफिंग रेटिंग स्केल, बट इसमें है कि बिहेवियरली एंकर्ड, मतलब पावर्ड बाय बिहेवियर। तो बिहेवियर से इसमें बिहेवियर आपका जो एम्प्लॉय का होता है वो भी लिंक रहता है। इसमें दोस्तों क्या है, इट प्रोवाइड्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच असेसमेंट अलॉन्ग ए कंटेनम, ठीक है। कंटिन्यूम लाइक विथ, जैसा कि उसने बताया, लाइक विद रेटिंग स्केल द कंटिन्यूम ऑफन इंक्लूड्स न्यूमेरिकल स्केल फ्रॉम लो टू हाई। तो इट इज़ जस्ट सिमिलर ऑफ ग्राफिंग रेटिंग स्केल, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। अभी इसका मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ग्राफिंग जो आपकी रेटिंग स्केल है उसके बेसिस पे इसको बताया गया है। एक बार एक डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ। तो ये जो है दोस्तों हमारा बार्स बोलते हैं इसको, बिहेवियरली, ठीक है, बिहेवियरली एंकर्ड, ठीक है, रेटिंग स्केल। इसको दोस्तों बार्स भी बोलते हैं। ये डेफिनेटली आपको बार्स लिखा ही मिलेगा, तो आपको इसी से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या रेटिंग बनाते हैं दोस्तों। मान लीजिए हम एक स्टोर में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको उसका हमको परफॉर्मेंस मेजर करना है, ठीक है। तो अभी आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, आपने ये 5 एक रेटिंग स्केल बनाया। इसमें लिखा है द एम्प्लॉय डज नॉट, मतलब कोई एम्प्लॉय स्टोर में काम कर रहा है, आपको याद रखना है आपकी स्टोर की शॉप है, ठीक है, उसमें काम कर रहा है। अब आपको फर्स्ट, जो आपको फर्स्ट है आपने डिफाइन किया है, द एम्प्लॉय डज नॉट टॉक टू और मेक आई कांटेक्ट विद कस्टमर, मतलब जब कस्टमर आता है तो एम्प्लॉय से आई कांटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आई कांटेक्ट विद कस्टमर, ठीक है दोस्तों, तो नहीं करता है, तो मतलब क्रॉस, ठीक है। सेकंड है द एम्प्लॉय सेज हेलो व्हेन कस्टमर एंटर द स्टोर बट डू नॉट आस्क व्हेन दे लुक फॉर। तो वो क्या करता है कि एम्प्लॉय वेलकम तो करता है, मतलब एम्प्लॉय क्या करता है, वेलकम करता है कस्टमर को, बट उससे पूछता नहीं है कि उनको क्या चाहिए, ठीक है, बट डिड नॉट आस्क, बट या डू नॉट आस्क, ठीक है। तो उसको 2 पॉइंट। इसके बाद रहता है एम्प्लॉय आस्क व्हाट द कस्टमर इज लुकिंग फॉर बट डज नॉट ऑफर मच असिस्टेंस। तो एम्प्लॉय पूछता तो है, जो एम्प्लॉय है वहाँ पे, कि भाई आपको क्या चाहिए, बट असिस्टेंस नहीं देता है उसको, मतलब सहूलियत जैसे उसको हेल्प करना वैसा नहीं करता है, तो वो 3 रेटिंग में आ जाएगा, ठीक है। नो असिस्टेंस में आपको लग देता हूँ। उसके बाद आएगा एम्प्लॉय आस्क व्हाट द कस्टमर इज लुकिंग फॉर एंड चेक इन वंस टू सी हाउ दे आर डूइंग। उसके बाद क्या कहता है, एम्प्लॉय पूछता है क्या कस्टमर को कि आपको क्या चाहिए, और उसके बाद वो देखता है कि क्या कैसा चल रहा है, मतलब कोई इशू तो नहीं आ रहा है, ठीक है।
फिर आता है फिफ्थ आपका। फिफ्थ में दोस्तों क्या रहता है कि वो उसको वेलकम करता है, चीयरफुली वेलकम करता है एम्प्लॉय को, जो भी कस्टमर आते हैं, और उनको पूछता है कि मैम व्हाट यू आर लुकिंग, आपको क्या चाहिए। फिर उनको वहाँ तक लेके जाता है स्टोर में और उसको बिल्कुल एयरफोन की शॉपिंग करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आप देखेंगे हर कस्टमर को, आपका जो भी कस्टमर कह रहा हूँ, आपका जो भी एम्प्लॉय है वो किस कैटेगरी में फिट होता है। ठीक है, अगर वो फर्स्ट कैटेगरी में फिट होता है तो उसको 1 पॉइंट मिलता है, सेकंड में आता है तो 2 पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली थर्ड में आता है तो 3 पॉइंट, फोर्थ में आता है तो 4, देन 5 में आता है तो 5th। जिसने जैसे काम किया था उसको उतने पॉइंट्स मिलते हैं। और ऐसे ही हर 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 उसका उन्होंने डिफाइन किया होता है कि उसको क्या काम करना है। ठीक है, और काम के बेसिस पे ही हर स्केल में उनको फिट किया जाता है और उनके मार्क्स को असाइन किए, मार्क्स को डिटरमाइन करके टोटल करके फिर अप्रेजल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आता है रैंकिंग मेथड। ठीक है, रैंकिंग मेथड जनरली बहुत ही सिंपल मेथड है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी फॉलो करते हैं इसमें। ठीक है, इट इज़ यूज टू एवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट, देयर ऑफन इज नो एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म यूज। बस केवल डायरेक्टली उनके बेसिस पे जो उनको टारगेट असाइन किया जाता है उसके लिए बताया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट रही है या गुड रही है, एवरेज रही है या वर्स्ट रही है। ठीक है, ये एवरेज हो गया, ये आपका वर्स्ट हो गया। ठीक है, तो सिंपली उनको बता दिया जाता है रैंकिंग, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं की जाती, एक मतलब जो भी उनके टास्क होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। मतलब टास्क पे, एक पर्टिकुलर टास्क पे ऐसे पूरा स्केल डिटरमाइन नहीं किया जाता, अभी टास्क के बेसिस पे जनरली डिटरमाइन किया जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो उसमें आपको बोलते हैं दोस्तों रैंकिंग मेथड। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये जितनी मेथड हमने देखा था कि आज जो जो मेथड्स होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, वो सब पढ़ी हैं। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आज हम परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम हमने पढ़ा है दोस्तों अभी, और उसमें जो उसकी मेथड्स हैं वो भी पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम कितना होता है, कैसा होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो इसमें आपकी 7 स्टेप होती हैं दोस्तों। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, फिर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना होता है, फिर जो जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसको एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस डिटरमाइन की मेजर की जाती है। ठीक है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है। फिर डिस्कस द रिपोर्ट विद एम्प्लॉय, सर रिपोर्ट डिस्कस की जाती है और उस पर करेक्टिव एक्शन या अप्रेजल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था कि मेथड कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो मेथड में सबसे पहले पढ़ा था दोस्तों क्रिटिकल इंसिडेंट पढ़ी थी। ठीक है, क्रिटिकल इंसिडेंट आपको पता है दोस्तों, क्रिटिकल इंसिडेंट क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इंसिडेंट्स होते हैं उसको मॉनिटर करता है, उसको नोट डाउन करके रखता है और जो परफॉर्मेंस पे उसको उस टाइम उसको यूज़ करता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में भी हमने दोस्तों क्या पढ़ा था कि जो एम्प्लॉय होता है और उसका मैनेजर होता है, दोनों बैठ के गोल सेट करते हैं एम्प्लॉय के लिए, है ना, टारगेट सेट करते हैं कि उसको पूरे साल में या 6 महीने में या अगले 1 साल में क्या क्या काम करने वाले हैं, जॉइंटली मिलके अपना जो भी होता है डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉय के लिए सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिव्यू करते हैं और उसके बेसिस पे रिजल्ट अनाउंस होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद आपका आता है नैरेटिव मेथड। ठीक है, नैरेटिव मेथड जैसा मैंने बताया क्रिटिकल इंसिडेंट जैसा ही है ना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आता है आपको ग्राफिक रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल में दोस्तों आपका जैसे कि एक स्केल बनाई जाती है जिसमें आपका एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, वेरी, फेयर और पुअर डिटरमाइन किया जाता है, और साथ में कभी कभी आपको नंबर भी हमें मिल जाएंगे 1 से लेके 5 तक। तो हर जो भी आपका जो भी इंडिविजुअल टास्क होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है, जैसा कि हमने इस स्लाइड में देखा था। ठीक है, एक एक काम को क्वालिटी ऑफ वर्क रहे आपका या जैसा भी जो भी काम है उसको फिर डिटरमाइन किया था कि किसने कैसे काम किया है, उसको बेसिस पे उसको वैसे ही पॉइंट्स या रेटिंग मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ये वाला, ये बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ये भी इसको बार्ट्स भी बोलते हैं। ऑलमोस्ट ये रेटिंग स्केल जैसे ग्राफिक रेटिंग स्केल जैसे ही रहता है, पर इसमें थोड़ा कंटिन्यूम टाइप का रहता है, जो मैंने आपको स्केल के थ्रू समझाया था। ठीक है, इसमें क्या रहता है दोस्तों कि आपका एक स्केल बनाई जाती है 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, उसमें आपका फिर उसमें आपको आप डिसाइड कर आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि अगर एम्प्लॉय ने ऐसे काम किया तो 1 मिलेगा, ये काम किया 2 मिलेंगे, अगर ऐसा किया 3, देन ऐसा किया तो 4 मिलेगा, देन 5 मिलेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप लिखते हैं। ठीक है, देन उसके बेसिस पे आपकी रेटिंग की जाती है। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों हमने लास्ट में पढ़ा था रैंकिंग मेथड। इसमें रैंकिंग रहती है बेस्ट टू वर्स्ट से लेके बेस्ट से लेके वर्स्ट तक की रेटिंग रहती है, और जिस एम्प्लॉय जैसे काम किया था उसको वैसे रेटिंग दी जाती है, ठीक है, रैंकिंग मेथड दोस्तों। तो आज दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा दोस्तों परफॉर्मेंस टेक्निक्स क्या होती है, परफॉर्मेंस को एवेल्यूशन कैसे जाता है, उसकी टेक्निक्स जो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और हम आपके लिए जो भी कंटेंट होता है एचआर के पर्सपेक्टिव से वो हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो लेके आते हैं, ठीक है। आपको इनके कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद।